अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिज़िक्स, एफपीएस फिज़िक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग करेंगे एसी जनरेटर, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इस एसी जनरेटर को हम लोग पीपीएससी की नज़र से देखेंगे। व्हाट इज़ एसी जनरेटर? एसी जनरेटर एक ऐसी बला है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। अच्छा, इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है उसे कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये लॉ कहलाता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो बराबर होती है -n रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कहता है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ इंड्यूस होती है। व्हेन कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ, या मैं यूँ लिख सकता हूँ ईएमएफ इंड्यूसेस। ओके सर। अच्छा, वो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो बराबर होती है E इज़ इक्वल टू नवाब साइन थीटा। क्या? नवाब साइन थीटा। यहाँ पर ए आना चाहिए। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ऑफ थीटा। जब एंगल हो जाए 90 तब ये जो ईएमएफ होती है वो मैक्सिमम होती है। उस ईएमएफ को मैं E0 से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये E0 हो गई, यहाँ पर नवाब होगा सिर्फ और सिर्फ, और थीटा क्या बन जाएगा? 90 मैक्सिमम और 1 के बराबर आएगा, और 1 यहाँ लिख नहीं सकते। और इसी इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ E इज़ इक्वल टू E0 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये जो सारी वैल्यू है ये किसके बराबर है? E0 के। अच्छा, इसी चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ईएमएफ और V0 के यूनिट्स और ये सारी बला सेम है। ये हमारे पास एसी जनरेटर का डायग्राम है। ये दो पोल्स है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इन दो पोल्स के दरमियान एक कॉइल रखी हुई है। अच्छा, ये कॉइल आगे जाके दो स्लिप रिंग्स के साथ अटैच है। आगे एक रेजिस्टेंस सर्किट है, और इस रेजिस्टेंस से हमने देखना है कि ये जो एसी जनरेटर है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज करता रहता है। अच्छा, फर्ज करें ये जो साइड है, ये कॉर्नर, ये ए है, ये वाला बी है, और ये सी है, ये डी है। हमें पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से शुरू होती है? नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब शुरू होती है। देख, ये नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब हो गई। अच्छा, फर्ज कर लें इस जो लूप है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है ए डी और सी बी के दरमियान कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता। फ्लक्स जो चेंज होता है वो ए बी और सी डी के अलॉन्ग होता है। ये चीज़ें हमने एफएससी में पढ़ ली हैं। अच्छा, ये जो लूप की साइड है ए बी, इसको आप लोग फ़िलहाल कंडक्टर समझ लें। यूँ समझ लें ये एक साइड जो है ये एक कंडक्टर है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है या घूम रहा है। सिमिलरली ये साइड सी डी जो है इसको भी फ़िलहाल कंडक्टर समझें, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। इस कॉइल को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ। अच्छा, ये जो साइड है ए बी, इस लूप की वो किस जाने मूव करेगी? वो इनटू द पेपर मूव करेगी। ये हो गया V1। अच्छा, ये वाली जो साइड है CD वो आउट ऑफ द पेपर मूव करेगी, और इस साइड की जो वेलोसिटी होगी वो आउट ऑफ द पेपर होगी। ये वेलोसिटी V2 हो गई। चूँकि ये जो कॉइल है A और B, इसको फ़िलहाल हमने क्या तस्वर किया हुआ है? एक कंडक्टर तस्वर किया है। अच्छा, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। अच्छा, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस होंगे, वो चार्जेस भी तो मूव कर रहे हैं। जब कोई चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उन पर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स बराबर होती है Q इंटू V क्रॉस B के। हमने चेक ये करना है ये जो फोर्स है चार्जेस पर उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल के मुताबिक चेक करते हैं।
इसके लिए हम लोग अपना राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेरा राइट हैंड है फ़िलहाल ज़ख्मी हुआ पड़ा है। देखें सर, ये जो मेरी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। ये जो थंब है वो वेलोसिटी को शो करता है। मेरी हथेली के नॉर्मल मैग्नेटिक फोर्स होगी। अब इसी चीज़ को हम लोग इस डायग्राम पर अप्लाई करते हैं। देखें सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जानिब है, फिंगर्स भी इसी जानिब हो गई। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इन टू द पेपर है, इसीलिए मैं अपना थंब भी इन टू द पेपर रखता हूँ। ये देखें, ये हो गई इन टू द पेपर। अच्छा, जो हथेली के नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो किस पर होगी, वो चार्जेस पर होंगी। ये हथेली के नॉर्मल क्या है, नीचे की जानिब है, तो इसीलिए इस साइड पर जो चार्जेस पर फोर्स लगेगी वो नीचे की जानिब होगी। क्योंकि चार्जेस नीचे की जानिब मूव कर रहे हैं ए और बी साइड पर, इसीलिए करंट भी नीचे फलो करेगा। क्योंकि जिस जानिब पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसी जानिब कन्वेंशनल करंट मूव करता है या फलो करता है। अब इस जानिब नीचे की जानिब करंट फलो कर रहा है। अच्छा, ये जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है उसे शो करते हैं। ये करंट ऐसे आया, इस रिंग से होता हुआ ऐसे आया, और ये होता हुआ रेजिस्टेंस आर से जो गुजरेगा वो इस डायरेक्शन से फलो करेगा, और ये ऐसे होता हुआ एक कंप्लीट सर्किट बनाएगा। अच्छा, इस साइड पर सी डी पर जो चार्जेस पर फोर्स लगेगी वो कैसे होगी उसे भी चेक कर लेते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये जो वेलोसिटी है अब की बार आउट ऑफ द पेपर है, इसीलिए थंब को आउट ऑफ द पेपर रखता हूँ। ये आउट ऑफ द पेपर हो गया, और हथेली के नॉर्मल यानी कि ऊपर की जानिब इस साइड पर चार्जेस पर एक फोर्स लगेगी, इन चार्जेस पर। ये फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपवर्ड है, मैंने बता रखा है, इसीलिए जो करंट होगा वो भी अपवर्ड होगा। तो ये एक ऐसे एक लूप बना देता है। तो इसीलिए कहा जाता है जब हम लोग एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसे जब हमने रोटेट कराया था एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी इस एसी जनरेटर को, और वो आगे जाके हमें करंट प्रोड्यूस करा के दे रहा है। ये दूसरी डायग्राम होगी। फ़र्ज़ कर लें जो मूव कर रही थी कॉइल ये वाली, इसका आधा चक्कर मुकम्मल हो गया है। अब सी डी जो साइड है वो यहाँ पर आ गई है, और ए बी साइड है वो यहाँ पर आ गई है। अच्छा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा, ये साइड भी अब मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब भी हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है। तो इस साइड पर ये जो सी डी साइड है इनमें चार्जेस होंगे, और उन चार्जेस पर फोर्स लगेगी, उसको हम लोग राइट हैंड से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो साइड है वो इनटू द पेपर होगी, और ये वाली साइड आउट ऑफ द पेपर होगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अच्छा, इसे मैं राइट हैंड से चेक करता हूँ। ये इनटू द पेपर हो गया, ये मेरा थंब और फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जानिब हैं, और मेरी हथेली की नॉर्मल यानी कि नीचे की जानिब ये चार्जेस होंगे इस सी डी साइड पर, उन पर फोर्स नीचे की जानिब होगी। तो इसीलिए करंट भी नीचे की जानिब फलो कर रहा है। अच्छा, ये करंट आया यहाँ से होता हुआ अब की जानिब यहाँ से हो गया, और रेजिस्टेंस आर से अब की जानिब इस जानिब करंट फलो कर रहा है, और ये होता हुआ ऊपर यहाँ से होता हुआ ऐसे। अब इस ए बी साइड पर राइट हैंड के मुताबिक जो फोर्स लगेगी चार्जेस पर वो अपवर्ड होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है आउट ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब है, और वेलोसिटी यहाँ पर भी आउट ऑफ द पेपर है, ये वी, और मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब है। तो इस साइड पर ए बी साइड पर जो चार्जेस पर फोर्स लगेगी वो अपवर्ड होगी, इसलिए करंट भी अपवर्ड फ्लो करेगा। अब गौर से देखें, इस डायग्राम में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज है, वो इस जानिब है, इस रेजिस्टेंस से। अब इस डायग्राम के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो देखें एंटी क्लॉकवाइज है, और इस रेजिस्टेंस से करंट की जो डायरेक्शन है वो इस जानिब है। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो एसी जनरेटर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता रहता है हर आधे चक्कर में। आगे है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। एक्चुअली इट इज़ मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। ये क्या होता है? मोटर इफेक्ट होता है। अगर ये इस जनरेटर के अंदर आ जाए तो उसे कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। अच्छा, मोटर इफेक्ट क्या होता है? मोटर इफेक्ट होता है टार्क इज इक्वल टू, हमें पता है नियाब काज अल्फ़ा के बराबर होता है, काज अल्फ़ा। इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जब कोई करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो उस कॉइल में टार्क प्रोड्यूस होता है,
उस टार्क को हम लोग राइट हैंड से फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, ये फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो हमें थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो। हथेली के नॉर्मल एक फोर्स लगेगी जिसे आप लोग मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं। देखें सर, इस साइड पर CD साइड पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नीचे की जानिब है, इसीलिए मेरा थंब भी नीचे की जानिब, फिंगर्स इस जानिब हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इसी जानिब है। हथेली के नॉर्मल एक फोर्स लगेगी, वो क्या होगी, आउट ऑफ द पेपर होगी। तो इस साइड पर CD साइड पर एक फोर्स लग रही है जिसे मैंने F1 का नाम दिया है, और ये फोर्स आउट ऑफ द पेपर है। अब AB साइड पर देखता हूँ तो AB साइड पर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो थंब भी अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जानिब में देख लें, और जो हथेली के नॉर्मल जो होगी वो इन टू द पेपर होगी, तो इसीलिए F2 जो फोर्स लगेगी वो इन टू द पेपर होगी। अब दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2 दोनों ऑपोजिट हैं। जब किसी बॉडी पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों तो क्या प्रोड्यूस होती है, टार्क प्रोड्यूस होता है। वो टार्क इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर ये टार्क क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये टार्क मोटर इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ। और ये किस चीज़ में प्रोड्यूस हुआ, ये देखें, ये AC जनरेटर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए जब AC जनरेटर में मोटर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। चूँकि हम लोग इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, और ये जो फोर्सेस लग रही हैं इस वेलोसिटी यानी कि ओमेगा के ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ये जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है F1 और F2 की वजह से, इसे कहते हैं काउंटर टार्क। क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, काउंटर टार्क बोलते हैं, काउंटर टार्क। काउंटर टार्क इज प्रोड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रखी थी इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने में, ये जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस चीज़ के हुआ है। ये जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है वो ऑपोजिट प्रोड्यूस हुआ है। क्या ऑपोजिट, किस चीज़ के भला, इस एंगुलर वेलोसिटी के। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो V1 यहाँ पर है और V2 यहाँ पर है, लेकिन टार्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो ऑपोजिट प्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए इसे कहते हैं काउंटर टार्क। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।